नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थिंक लीगली में। और मैं हूं आपका दोस्त हिमांशु। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने घरेलू हिंसा का रिवीजन किया था और शॉर्ट नोट्स के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था, याद करवाने का प्रयास किया था। उसको ही देखते हुए आज हमारा जो लेक्चर है वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के एमसीक्यूज से रिलेटेड है। आज हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे जो पिछले साल आए हुए भी हैं, पीवाईक्यूज भी हैं, और साथ में जो लेटेस्ट जजमेंट है वो भी हम आज देखने का प्रयास करेंगे। कैसे क्वेश्चन बनते हैं 2020 और 2018 के आसपास कुछ लेटेस्ट जजमेंट है जो डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड है, उनके क्वेश्चन भी अपन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम चालू करते हैं आज का लेक्चर। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का क्या करना है, आज हमको एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, ये मैंने आपको याद करवाया था, आपको ट्रिक शायद याद होगी, और साथ में हम रिवीजन भी करते हुए चलेंगे इसका। पढ़िए क्या बोल रहा है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 किस तिथि से लागू हुआ था। यहाँ पे मतलब इन्फोर्समेंट डेट पूछ रहा है। कौन सी डेट पूछ रहा है? इन्फोर्समेंट डेट बतानी है आपको भैया। कौन सी डेट? इन्फोर्समेंट। ठीक है, और ऑप्शन पढ़िए। 26 अक्टूबर 2005 देख सकते होगा, 12 सितंबर 2005, 26 अक्टूबर 2006, 11 मार्च 2007। अब थोड़ा सा रिवाइज करने का प्रयास कीजिए। लास्ट टाइम में मैंने कैसे याद करवाया था? 13 दूनी 26, सितंबर, अक्टूबर 2005 और 2006। 143 को यहाँ से 1 हटा देंगे तो क्या बचेगा? 43। ठीक है, तो ये थी हमारी ट्रिक काहे की, ये हमारी ट्रिक थी काहे की। एक तो पहली क्या, 13 सितंबर को क्या मिली? राष्ट्रपति जी की स्वीकृति मिली। दूसरा क्या, हमारा एक्ट कब लागू हुआ। तो ठीक है, हमारा एक्ट कब लागू हुआ, अब ये देखिए ये वाला ऑप्शन कायम है, तो 26 अक्टूबर 2006। आई होप इजी क्वेश्चन था, आपको याद होगा तो ये बन गया होगा। और इसका एक्ट नंबर क्या है? इसका एक्ट नंबर है 43। ठीक है, चलिए साथ में मैं बाकी चीज़ें भी आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। 50 क्वेश्चन है, 50 से थोड़े कम क्वेश्चन है, उसमें आप लगभग देखेंगे कि आपके 100 के आसपास एमसीक्यूज में आपको सॉल्व करा दिया हूँगा लास्ट तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। घरेलू हिंसा से अधिनियम 2005 के अंतर्गत घरेलू हिंसा में किस प्रकार की हिंसा शामिल है। अब आपको बताना है कि घरेलू हिंसा किस प्रकार की हिंसा होती है। ठीक है, ऑप्शन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो घरेलू हिंसा की परिभाषा कहाँ पे दी हुई है। पहली चीज़ तो क्या है कि जब आप सेक्शन 2 के जी में बात करेंगे तो उसको परिभाषित किया गया है, और सेक्शन 3 में क्या बताया गया है, इसको डिफाइन किया गया कि घरेलू हिंसा किस प्रकार से हो सकती है। तो ऑप्शन पढ़िए। केवल शारीरिक हिंसा हो सकता है, शारीरिक और यौन हिंसा हो सकता है, शारीरिक, यौन हिंसा, मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक हिंसा। बिल्कुल सही है, ये आंसर मिल गया हमको। ये तीनों ही है, शारीरिक भी है यानी फिजिकल भी है, यौन भी यानी सेक्सुअल भी है, मौखिक और भावनात्मक, और इकोनॉमिक यानी आर्थिक। ठीक है, चलिए मेंटली भी है। ठीक, बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं। चलिए भाई, है ना, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा भाई, इस अधिनियम के तहत घरेलू हिंसा की परिभाषा किस धारा में परिभाषित की गई। अब घरेलू हिंसा की परिभाषा पूछा है, तो धारा 2 का में है क्या? बिल्कुल नहीं। धारा 3 में क्या हो सकता है, देखेंगे। धारा 4 में है क्या? बिल्कुल भी नहीं। धारा 4 में तो वहाँ पे सूचना की बात कर रहा है कि संरक्षण अधिकारी को कोई व्यक्ति क्या देगा, सूचना देगा। धारा 12 में क्या? बिल्कुल भी नहीं। धारा 12 में काय की बात कर रहा है? धारा 12 में एप्लीकेशन की बात कर रहा है। एप्लीकेशन किसके पास लग रही? मजिस्ट्रेट साहब के पास एप्लीकेशन की बात कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सेक्शन 3। ठीक, आई बात समझ में? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, जल्दी जल्दी से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अधिनियम के तहत साझाग्रस्ती का अर्थ क्या है? साझाग्रस्ती का मतलब क्या है? शेयर हाउस होल्ड क्या है? तो शेयर हाउस होल्ड की परिभाषा कहाँ दी हुई है? 2S में दी हुई है, साथ में याद करते हुए चलिएगा। ठीक है, पढ़िए क्या कह रहा है। केवल वह घर जो पति के नाम पर हो। नेक्स्ट, घर जहां पीड़ित महिला और प्रतिवादी एक साथ रह रहे हों या रहे हों पहले। ठीक है, तीसरा क्या है? केवल महिला के मायके का घर हो। किराए, नेक्स्ट पढ़िए, किराए का वह घर जहां दोनों की कभी छुट्टियों पर गए हों। तो एप्रोप्रिएट आंसर हमें दिख रहा है कि घर जहां पीड़ित महिला और प्रतिवादी एक साथ रहे हों या रह रहे हों। ठीक है, चलिए पहले रहे हों या रह रहे हैं, तो एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा अपना? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज
कराने या मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करने का अधिकार किसे है। मतलब मजिस्ट्रेट के सामने जो धारा, कौन सी धारा में लग रही है, धारा 12 में जो एप्लीकेशन लगा रहे हैं, तो वो एप्लीकेशन कौन लगा रहा है ये पूछा है। तो एप्रोप्रिएट आंसर आपको देख करके लगाना है। केवल पीड़ित महिला को, नहीं केवल तो नहीं, पीड़ित महिला, उसके बच्चे या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, ये हो सकता है, ये लग रहा है हमको, देखते हैं आगे। केवल पुलिस अधिकारी द्वारा, नहीं केवल तो बिल्कुल भी नहीं। राज्य महिला आयोग द्वारा, ऐसा कहीं तो कोई प्रावधान नहीं। तो हमारा एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, बी। पीड़ित महिला उसके बच्चों या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा क्या कर सकते हैं, धारा 12 में एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट द्वारा जारी संरक्षण आदेश, प्रोटेक्शन ऑर्डर की बात कर रहा है। प्रोटेक्शन ऑर्डर कौन सा सेक्शन में है, प्रोटेक्शन ऑर्डर सेक्शन 18 में है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। का उल्लंघन करता है तो उसे कितने वर्ष तक की सजा दी जाएगी। देखिए सजा का मैंने प्रावधान बताया था आपको कि 31 और 33, 32 में उसका संज्ञान हो रहा था, 33 का संज्ञान 34 में हो रहा था। इन दोनों में कौन कौन है, इसमें 31 में प्रत्यार्थी था और इसमें संरक्षण अधिकारी था। दोनों की सजा कितनी थी, 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना कितना, 20,000 रुपये तक का हो सकेगा, ठीक है, या दोनों या बोथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 वर्ष, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत घरेलू हिंसा की धारा 3 की परिभाषा में शामिल नहीं है। अब आपने पढ़ा होगा, तो देखिए भाई ऑप्शन देखते हैं पहले। शारीरिक शोषण बिल्कुल है, भावनात्मक शोषण बिल्कुल है, आर्थिक शोषण बिल्कुल है, सामाजिक बहिष्कार ये कहीं पढ़ा आपने, सामाजिक बहिष्कार तो पढ़ा नहीं, तो ये घरेलू हिंसा के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें आता है आपका फिजिकल आता है, मेंटली आता है आपका, और इकोनॉमिकली शोषण आपका आता है। तो सेक्शन कौन सा सेक्शन में प्रावधान है इसका, सेक्शन 3 का जब आप क्या देखेंगे, एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण 1 देखेंगे तो उसमें आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई आगे। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है घरेलू हिंसा अधिनियम की किस धारा के तहत संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। अब संरक्षण अधिकारी मैंने पढ़ाया था, संरक्षण अधिकारी के संबंधित पूरे आर्टिकल में आपको, माफ़ कीजिए सेक्शन मेरे को आप थोड़ा सा याद करवाइए, आंख बंद कीजिए। सेक्शन 8 में क्या लिखा हुआ उसकी नियुक्ति, सेक्शन 9 में उसके कर्तव्य बताए गए हैं, सेक्शन 30 में उसको लोक सेवक समझा गया था। फिर हमने क्या देखा था, 33, 34 और 35। तो 33 में वह क्या कर रहा था, धारा 18 के संरक्षण आदेश को क्या कर रहा था, उसका उल्लंघन कर रहा था। 34 में उसका संज्ञान हो रहा था। 35 में उसको क्या दी गई है, सद्भावना पूर्वक कार्यवाही से दी गई, छूट दी गई है, उसको लाभ मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। तो चलिए यहाँ क्वेश्चन क्या था समझने का प्रयास करिए। यहाँ पे नियुक्ति पूछा है, तो नियुक्ति आप बताएंगे आसानी सी बात, क्या, सेक्शन 8। सेक्शन 4 में तो वही बात, सूचना की बात की गई है। सेक्शन 10 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे। सेक्शन 12 का मैंने बता चुका है कि यहाँ पे क्या लग रही है, एप्लीकेशन लग रही है, किसके पास में, मजिस्ट्रेट साहब के पास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए। अधिनियम की धारा 12, वही मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन, मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कौन दायर कर सकता है। तो ये एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका आंसर वही आएगा। देखिए, पीड़ित महिला, संरक्षण अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जो पीड़ित हो उसकी ओर से, पीड़ित महिला की ओर से कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो कौन, पहला कौन, पीड़ित महिला, दूसरा संरक्षण अधिकारी और तीसरा पीड़ित महिला की तरफ से कोई अन्य व्यक्ति। तो आंसर क्या आएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मजिस्ट्रेट द्वारा घरेलू हिंसा के मामले में आवेदन की प्राप्ति से कितने दिनों के भीतर पहली सुनवाई। ये पढ़ा था हमने सेक्शन 12 में। सेक्शन 12 में हमने पढ़ा था, हमने दो टाइम पीरियड पढ़ा था। पहला क्या था, पहला तो पहली सुनवाई कब होगी, तो बताएंगे आप 3 दिन के भीतर। दूसरा क्या बताया था मैंने, दूसरा ये बताया था कि सुनवाई जो होगी और उसका जो मामले का निपटारा होगा वो कितने दिन के भीतर होगा, 60 दिन के भीतर मामले का निपटारा होगा, ठीक है। और वो 60वां दिन कहाँ से होगा, जब पहली सुनवाई होगी। तो पहली सुनवाई प्रयास किया जाएगा कि भैया 3 दिन के भीतर क्या हो जाए, पहली सुनवाई हो जाए। तो इसका आंसर आएगा 3 दिन, 10 दिन नहीं, 30 दिन नहीं, 60 दिन नहीं। 60 दिन तो क्या है, मामले के निपटारे की तारीख है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजिस्ट्रेट द्वारा घरेलू हिंसा के मामले में प्रथम सुनवाई की तारीख से कितने दिनों के भीतर आवेदन का निपटारा, वही अभी मैंने बताया आपको कि कितने दिन भाई, 60 दिन के भीतर आपको मामले का निपटारा कर लेना है। चलें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत लिव इन रिलेशनशिप विवाह की प्रकृति के संबंध में शामिल है। तो ये आप देखेंगे कि SR बत्रा बनाम तरुण बत्रा, क्या नहीं, ये डी वेल्लुस्वामी बनाम डी पचाईमल हो सकता है, ये सुनीता देवी बनाम बिहार राज्य,
ये नहीं हो सकता। शकुंतला देवी बनाम चमेली देवी, बिल्कुल भी नहीं। तो आंसर क्या आएगा हमारा? बी। ठीक है, डी वेलुस्वामी बनाम डी पचाईमल, तो इसका आंसर क्या आएगा? बी। ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप भी शामिल है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत घरेलू घटना रिपोर्ट कौन तैयार करता है? लास्ट क्लास में मैंने बताया था ना, काय में है 2E में इसको परिभाषित किया गया है। और ये जो तैयार करता है वो कौन करता है हमारा? बताइए, आंसर बताइए, कौन करता है? संरक्षण अधिकारी। कौन करता है? संरक्षण अधिकारी की ड्यूटी है कि भाई क्या तैयार करे? घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत घरेलू घटना रिपोर्ट तैयार करे, DIR तैयार करे, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट तैयार करे। कौन? संरक्षण अधिकारी। चले, इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम की किस धारा के तहत पीड़ित महिला मजिस्ट्रेट से निवास आदेश? अब निवास आदेश पे आइए। हमने कितने ऑर्डर पढ़े थे? 5। मैंने ट्रिक बताया था, PM लगाई, PM लगाए, बीच में R लिखे, CUC, तो CU ये ऐसे पढ़ेंगे। तो P से प्रोटेक्शन ऑर्डर, R से रेसिडेंस ऑर्डर, M से मॉनिटरिंग ऑर्डर, CU से कस्टडी ऑर्डर और C से कंपनसेशन ऑर्डर। तो ये हो जाएगा 18, 19, 20, 21 और 22। तो हमारा आंसर क्या पूछा है? निवास आदेश, रेसिडेंस ऑर्डर पूछा है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? सेक्शन 19, बिल्कुल सही। ठीक है, आइए। सेक्शन 17 में क्या है? साझी गृहस्थी में रहने का अधिकार। यहाँ पे 17 में क्या है? साझी गृहस्थी में रहने का अधिकार है। सेक्शन 20 में तो ये ऑर्डर बताया गया, इसमें भी ऑर्डर बताया गया। चलिए आगे बढ़ें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। साझा घर यानी शेयर हाउस होल्ड को परिभाषित करते हुए स्पष्ट करें कि क्या ससुराल में बहू का अपने पिता, माफ कीजिए, पति और सास ससुर के घर में रहने का अधिकार है? ये किस मामले में कहा गया था, ये आप मुझे बताएंगे आंसर। ठीक है, कि भाई वहाँ केवल पति का घर ना हो बल्कि सास ससुर के घर में भी रहने का अधिकार है, साझा गृहस्थी में रहने का अधिकार। तो ये किस मामले में कहा गया? तो ऑप्शन पढ़िए, इंद्र शर्मा बनाम BVK शर्मा 2013। नेक्स्ट का है भव्या बनाम राज्य। नेक्स्ट पढ़िए, सतीश चंद्र आहूजा बनाम स्नेह आहूजा, ये हो सकता है, ये लग रहा है। ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश, नहीं, ऐसा कोई मामला भी नहीं पड़ा। भव्या ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा। तो आंसर क्या आएगा? सतीश चंद्र आहूजा बनाम स्नेह आहूजा के मामले में ये कहा गया था कि जरूरी नहीं है कि वो घर पति का ही हो, सास ससुर के घर में रहने का भी अधिकार है। किसको? पीड़ित जो महिला है उसको, व्यथित महिला को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये केस लॉ जो मैंने लेकर के आया उसको आप अपने कॉपी में जहाँ पे भी लिखना हो वो लिख दीजिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति UU ललित और न्यायमूर्ति KM जोसेफ की पीठ ने माना कि ऐसी महिलाएं जो कानूनी रूप से विवाहित पत्नी नहीं है, कानूनी रूप से विवाहित नहीं है होने के कारण वह CRPC दंड प्रक्रिया संहिता 125 यानी BNSS का 144 में मेंटेनेंस की हकदार नहीं है, भरण पोषण की हकदार नहीं है, लेकिन फिर भी वे भी घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत राहत पाने की पात्रता है। ठीक है, अब जो महिला शादीशुदा नहीं है, तो शादीशुदा नहीं है तो वो कैसे होगी? वो होगी लिव इन रिलेशनशिप में, जो आज चल रहा है हमारे यहाँ पे। काय में होगी? लिविंग रिलेशनशिप में। तो क्या वो मेंटेनेंस ले सकती है कि डोमेस्टिक वायलेंस में? बोले हाँ, बिल्कुल ले सकती है। तो वो कौन सा मामला है? वो मामला है आपका ललिता टोप्पो बनाम झारखंड राज्य 2018 के मामले में ये कहा गया था। कौन सा? ललिता टोप्पो बनाम राजस्थान, माफ़ कीजिएगा, बनाम झारखंड की 2018 का मामला है। तो क्या कहा कि जरूरी नहीं है कि CRPC 125 में अगर मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है तो जो घरेलू हिंसा अधिनियम में उसमें भी ना मिले, ऐसा नहीं होगा। घरेलू हिंसा अधिनियम में क्या होगा? उनको मेंटेनेंस मिलेगा। CRPC की 125 यानी BNSS की 144 में भले ही ना मिले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये केसेस आप लिख लीजिएगा, एक ये वाला केस और ये वाला केस भी, आहूजा वाला। ठीक है, चलिए अब पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा था? यानी 2Q किसके संबंध में है? 2Q है प्रत्यार्थी, रेस्पोंडेंट के संबंध में है। वयस्क पुरुष शब्दों को हटा दिया गया। सॉरी, वयस्क पुरुष शब्द को हटा दिया गया। अब वयस्क पुरुष
वयस्क पुरुष को हटाने का मतलब क्या था कि पहले क्या होता था कि जो रेस्पोंडेंट था वो केवल पुरुष होता था, वयस्क। लेकिन अब वर्तमान में क्या है, पुरुष भी हो सकता है प्लस महिलाएं भी हो सकती हैं। अब अर्थात इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि कोई एक सास अपनी बहू के खिलाफ भी क्या कर सकती है, डोमेस्टिक वायलेंस कर सकती है, केवल पति नहीं सास भी कर सकती है। ठीक, तो ये चीज़ किस मामले में कही गई थी, ये मामला था आपका हीरालाल पी हरसोरा बनाम कुसुम नरोत्तम दास हरसोरा का मामला था। 2016 का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट है। ठीक, 2Q से रिलेटेड है, यानी प्रत्यार्थी से रिलेटेड, ये भी आप याद रखेंगे। तो ये वाला मामला, ये ललिता टोपो बनाम झारखंड का मामला और सतीश चंद्र आहूजा बनाम स्नेहा आहूजा का मामला, इनको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। क्या वथित व्यक्ति इस कानून के तहत मुआवजा यानी कंपनसेशन के साथ साथ किसी अन्य कानून में कोई, जैसे IPC 298A के तहत मामला दर्ज कर सकता है क्या? तो बोलेंगे, ऑप्शन पढ़िए, नहीं, एक बार में एक ही कानून, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, यह अधिनियम अन्य किसी अधिनियम के उपाय अतिरिक्त इन एडिशन टू में है, ऐसा हो सकता है बिल्कुल। केवल एक कानून चुना जा सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर एप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा, हाँ, यह अधिनियम अन्य किसी कानून में उपबंध उपायों के अतिरिक्त है। ठीक है, मतलब और भी जो उपाय हैं वो भी आप ले सकते हैं इसके अलावा भी। ठीक, इजी क्वेश्चन था, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सेवा प्रदाता के रूप में पंजीकृत हो सकती है? अब कौन सी जो संस्था है वो सेवा प्रदाता के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं आप, तो ऑप्शन पढ़िए। अब सेवा प्रदाता कौन से सेक्शन में है भाई, सेक्शन 10 बताएंगे आप, धारा कौन सी है, सेक्शन 10, सर्विस प्रोवाइडर सेक्शन 10 में। ठीक है, तो कोई भी पंजीकृत सोसाइटी या कंपनी हो सकता है। नेक्स्ट, कोई व्यक्ति नहीं, केवल सरकारी संगठन बिल्कुल भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो एप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कोई भी पंजीकृत सोसाइटी या कंपनी। ठीक, चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ना। अधिनियम की किस धारा के तहत संरक्षण अधिकारियों को कर्तव्यों का पालन न करने पर दंडित किया जा सकता है? ऑप्शन पढ़िएगा और पूछा क्या गया है वो देखिएगा। संरक्षण अधिकारी पूछा है, संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य, हमने दो चीज़ पढ़ा था, एक प्रत्यार्थी एक संरक्षण अधिकारी। तो प्रत्यार्थी 31 में और संरक्षण अधिकारी 32 में, इसका संज्ञान 33 में, माफ़ कीजिए 32 में, सॉरी इसका 33 है ना, 31 और 33, इसका संज्ञान 32 में और इसका संज्ञान 34 में। तो कौन सा सेक्शन में आएगा, कौन सेक्शन नंबर 33 आंसर आएगा। 31 में तो प्रत्यार्थी है, इसका संज्ञान यहाँ पे, और फिर यहाँ पे फिर 35 में तो सद्भावनापूर्वक संरक्षण दिया गया है किसको, जितने भी अधिकारी, संरक्षण अधिकारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेशों का पालन करने से मना करता है तो उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है? तो वही बात, 31 की पनिशमेंट, 33 की पनिशमेंट दी जा सकती है। संरक्षण अधिकारी पूछा ना, संरक्षण अधिकारी की पनिशमेंट, जिसमें एक ही पनिशमेंट थी, प्रत्यार्थी को भी उतनी ही मिल रही है, 31 में भी उतनी ही है, 33 में भी उतनी ही है, तो उसे 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना 20,000 रुपये तक का, या दोनों हो सकता है। चलिए, है ना। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन पढ़िए जब तक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ दायर की जा सकती है? तो अपील का जो प्रावधान है वो सेक्शन बताएंगे आप 29 में है, सेक्शन 29 में अपील की जाती है। और कहाँ करते हैं आप, सेशंस कोर्ट में आप करते हैं, क्या करते हैं, अपील करते हैं। और कितने दिनों के भीतर करते हैं, तो आप बताएंगे 30 दिनों के भीतर वहाँ पे अपील होती है। तो कहाँ पे होती है, सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय बिल्कुल भी नहीं, सेशन न्यायालय आंसर है, सुप्रीम कोर्ट नहीं, परिवार न्यायालय नहीं। ठीक, इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ अपील कितने दिनों के भीतर की जानी चाहिए? अभी मैंने बताया था इसका आंसर क्या आएगा, 30, सेक्शन नंबर 29। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू हिंसा से संबंधित आदेश के उल्लंघन का अपराध कहलाता है। अब 31 में जो ऑफेंस है उस आदेश, जो धारा 18 का जो आदेश है, संरक्षण आदेश यानी प्रोटेक्शन ऑर्डर का जो उल्लंघन करते हैं, वो उसका नेचर क्या है वो मैंने आपको बताया था 31 में। तो क्या है भैया उसका, क्या संज्ञेय और अजमानती है क्या? नहीं, संज्ञेय और अजमानती है यानी गैर जमानती, नॉन अवेलेबल हो सकता है, देखते हैं। गैर संज्ञेय नहीं,
असंज्ञेय जमानती, ये बिल्कुल भी नहीं। एप्रोप्रिएट आंसर क्या है हमारा? संज्ञेय और अजमानती यानी नॉन अवेलेबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश की एक निशुल्क प्रति देने का काम कौन सा सेक्शन में है? 24 धारा 24 में। व्यथित व्यक्ति को, संरक्षण अधिकारी को, थाने के प्रभारी को या उपयुक्त में से सभी। तो एप्रोप्रिएट आंसर क्या लग रहा है भाई? तीनों है क्या? व्यथित व्यक्ति को बिल्कुल सही है, संरक्षण अधिकारी को बिल्कुल सही है, थाने के प्रभारी अधिकारी बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या आएगा? उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। मजिस्ट्रेट प्रथम दस्ता या अंतरिम आदेश किस धारा के अंतर्गत, मतलब यहाँ पे इंटरिम ऑर्डर पूछा है। इंटरिम ऑर्डर और एक्स पार्टे ऑर्डर हमने पढ़ा था, जल्दी से कमेंट करें। 22 है क्या? 22 में तो नहीं, कोई ऑर्डर है उसमें, आदेश है। 23 है क्या? हो सकता है, देखेंगे। 24 में तो अभी मैंने बताया आपको कि फ्री कॉपी के संबंध में प्रावधान है। और 26 है क्या? 26 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि 26 का क्या है, 26 में कौन से सेक्शन, मतलब 26 के सेक्शन में क्या प्रावधान है। तो आंसर क्या आएगा? बी, धारा 23 आएगा। करेक्ट, धारा 23 में है। एक्स पार्टे ऑर्डर, इंटरिम ऑर्डर दे सकता कौन? मजिस्ट्रेट साहब। चलिए नेक्स्ट। क्या मजिस्ट्रेट प्रतिवादी को मानसिक उत्पीड़ना के लिए मुआवजा कंपनसेशन देने का आदेश दे सकता है? अब ये कंपनसेशन ऑर्डर कौन से सेक्शन में है? अब भी मैंने आपको याद कराया था, PRMCUC। जितनी बार आप इन चीज़ों को देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी। तो धारा 18 में, 19 में, 20 में, 21 में और 22 में तो कंपनसेशन ऑर्डर कायम है। 22 में तो बोलेंगे हाँ, धारा 22 के तहत क्या कर सकते हैं? कंपनसेशन ऑर्डर मांग सकते हैं। किससे? मजिस्ट्रेट साहब से। चलें आगे। चलिए अगला क्वेश्चन है निवास आदेश। फिर PR, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि वो आप क्वेश्चन लगाएं तो आपको याद हो जाए। 18, 19, 20, 21, 22 प्रोटेक्शन ऑर्डर, रेसिडेंस ऑर्डर, मॉनिटरिंग ऑर्डर, कस्टडी ऑर्डर, कंपनसेशन ऑर्डर। अब क्या पूछा है? रेसिडेंस यानी निवास आदेश तो कायम है सेक्शन 19 में। चलिए आगे। व्यथित व्यक्ति या संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष किस धारा के तहत आवेदन, वही बात आवेदन वाली बात थी, तो धारा 12 में। धारा 10 में सेवा प्रदाता है, धारा 11 में सरकार की ड्यूटी है, धारा 18 में संरक्षण आदेश है। घरेलू हिंसा से जुड़े मामलों की सुनवाई कौन करता है? एक तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ठीक, तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं, द्वितीय श्रेणी नहीं, जिला न्यायाधीश नहीं। तो आंसर क्या आएगा हमारा? प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट इसका आंसर आएगा। चलिए, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत व्यथित व्यक्ति यानी एग्रीड पर्सन को किस धारा में परिभाषित किया गया है? 2A में हो सकता है, 2D में देखेंगे, 2D तो नहीं लग रहा है। 2Q में क्या है? 2Q में प्रत्यार्थी है यानी रिस्पोंडेंट है। S में क्या है? शेयर्ड हाउस होल्ड है, शेयर्ड हाउस होल्ड है। ठीक है, तो 2A आंसर है हमारा क्या? करेक्ट आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, आई होप समझ में आया होगा। एक बार रिवाइज कर लीजिए। 2A, 2Q ने 2G किया, 2F यानी घरेलू नातेदारी, 2S यानी शेयर हाउस होल्डर, 2E यानी डोमेस्टिक ID यानी DIR यानी जो घरेलू घटना रिपोर्ट है वो क्या करेंगे, कौन बनाता वहाँ पे? अभी मैंने लास्ट में करवाया था, आपके संरक्षण अधिकारी। ठीक, चलिए, तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चन। मैंने कुछ केस लॉज आपके लिए लेकर के आया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, और इनको एक बार आप क्वेश्चंस लगाइएगा। आई होप आपको इस क्लास से बहुत काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। कुछ क्वेश्चन मैंने बहुत इजी वे में, जो चीज़ें बार बार रिपीट होती है हमारे एग्ज़ाम में, उनको लाने का प्रयास किया था। और कुछ केस लॉस थे जो रिसेंट जजमेंट थे, उनको पढ़ के ही जाइएगा, और आप जहाँ पढ़ रहे हैं अपने नोट्स में इसको नोट डाउन करिएगा। चलिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।